गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वेक्टर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक वेक्टर में आज का ये वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम आसानी से और शुरुआत से। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली डिवाइड तो फिजिकल क्वांटिटी को तीन भाग में किया जाता है, लेकिन जो तीसरा भाग है वो आप अपने बीटेक के सिलेबस में पढ़ते हो। ठीक है, मेनली वो आपका बीटेक के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इनको आपको इन पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक जगह रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तब इनको आप इस तीन पार्ट में डिवाइड करते हो। अच्छा, जो डिवाइड करने का जो आपका बेस है, आधार है, किसके आधार पर आप डिवाइड करते हो? उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दो मेन रोल अदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब जो बेस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही है। फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। और तीसरा जो अभी मैंने बताया कि आप बीटेक में पढ़ोगे, दैट इज टेंसर। टेंसर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बेसिक बहुत थोड़ी सी बात जाननी है इसके बारे में, वो मैं बताऊंगा। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में अपना मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये MAG जब लिखूं तो आप समझ जाते हैं ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। लेकिन क्या यही कंप्लीट डेफिनेशन है? बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो ये तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, दो पॉइंट डिस्कस किए इसके बारे में। तीसरा पॉइंट, कोई स्केलर है तो उस पर एक जनरल एल्जेब्रिक एडिशन का आप एडिशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके जो स्केलर क्वांटिटी है उस पर आप क्या कर सकते हो? जनरल एल्जेब्रिक एडिशन रूल आप अप्लाई कर सकते हो, इस पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आप समझो कि एक थैला, मान लीजिए एक थैला है और इस थैले में 3 kg आटा है और इस थैले में आपका 2 kg आटा है। ठीक है, अब दोनों थैलों का आटा एक बड़े थैले में डाल दिया जाता है। तो इसमें बताओ कुल कितना आटा हो जाएगा? 5 kg आटा हो जाएगा। 3 किलो इसका, 2 किलो इसका, टोटल कितना आटा हो जाएगा? जो आपका टोटल आता हो जाएगा 5 किलो। क्योंकि जो आटा है, आटा का ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका क्या देख रहे हैं? मास, द्रव्यमान देख रहे हैं। और मास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप 3 + 2 kg की और 5 किलो आटा आपको मिल गया। तो जो स्केलर होता है उस पर आप साधारण बीजगणितीय योग का नियम लगा सकते हो, लेकिन वेक्टर पर नहीं लगा सकते। ये एडिशन रूल वेक्टर पे नहीं लगा सकते। तब आप पूछोगे सर वेक्टर को कैसे जोड़ते घटाते होंगे? उसके लिए अलग लॉ है। एक तो आपका ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, ट्रायंगल एडिशन लॉ। ठीक है, एक तो ये लॉ है। एक आपका पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, पैरेललोग्राम, जिसमें आपने पढ़ा होगा कभी R = P² या फिर A² + B² + 2AB cos of थीटा। इस तरीके से पढ़ा होगा कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो इनको ऐड करना, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर R आता था कितना आता था? √A² + B² + 2AB cos of थीटा। ये उसका मैग्नीट्यूड आता था। एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आता था? मैग्नीट्यूड। आगे हम लोग देखेंगे। तो आपका ये लॉ लगता था, प्लस साथ ही साथ आप पॉलीगन लॉ भी लगाते हो, पॉलीगन लॉ भी लगाते हो वेक्टर एडिशन के लिए। तो ये सब यूज किए जाते हैं वेक्टर के एडिशन के लिए लॉ। ठीक है, अच्छा, तो अभी तो हमने देखा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब टेंसर क्या होता है ये जान लीजिए। टेंसर क्या होता है? टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जो कंप्लीटली डिफाइन नहीं की जा सकती मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की सहायता से। विच क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which are या which cannot be completely defined by
डिफाइंड बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं की जा सकती मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, उसे टेंसर कहते हो। देखो टेंसर में रैंक होती है, ठीक है, कि कोई टेंशन किस रैंक की है, कोई टेंसर किस रैंक की है, जैसे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक जो रैंक होते हैं ना, वही रैंक, ठीक है, किस रैंक की है। मैंने बताया कि आपको इसको बीटेक में पढ़ना होगा, बीटेक में पढ़ाया जाता है। तो रैंक जो आपका स्केलर होता है, स्केलर का जो, देखो जितने भी आपके स्केलर और वेक्टर है वो सभी के सभी टेंसर है। स्केलर और टेंसर क्या है, सॉरी, स्केलर और वेक्टर क्या है, एक प्रकार के टेंसर ही हैं। जितने भी स्केलर और वेक्टर है एक प्रकार के टेंसर है, बस उसकी रैंक अलग होती है। उनकी क्या होती है, रैंक। जो आपका स्केलर होता है, स्केलर का रैंक होता है 0, मतलब इसको लिख सकते हो टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 0। स्केलर क्या होता है, टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 0। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये होता है टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक, टेंसर ऑफ रैंक 1, ये होता है क्या, वेक्टर, ठीक है। तो कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि सर अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा भी है कि करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए आपके इस डाउट को भी डिस्कस कर लेता हूँ, इन डाउट्स को भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो माय डियर फ्रेंड, जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का आपका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये जो फोर्स लगता है ना, दैट शुड बी नॉर्मल है ना, अलोंग द सरफेस, वो आपका सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। जिस एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस एरिया के परपेंडिकुलरली अप्लाई करना चाहिए, तब आपको वहाँ पर प्रेशर मिलता है, ठीक है। स्ट्रेस एक चीज़ आती है, स्ट्रेस एक प्रकार का इंटरनल फोर्स है, स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है, इंटरनल फोर्स है। स्ट्रेस के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो देखो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। अब इस फोर्स का एक आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये मान लो ये F है, तो ये Fn, ठीक है, Fn, और ये Fr मान लीजिए, ठीक है, ये एक या Ft मान लेते हैं। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, और ये इस फोर्स पर इस आपका जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। तो जो ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसी से आपको प्रेशर मिलता है। ये क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उससे आपका एक प्रकार से स्ट्रेस डिफाइन किया जाता है। और आगे वो आप लोग बीटेक में पढ़ोगे भी, शियर स्ट्रेस उसको कहते हैं ना, शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपका ये है, और ये क्या है, प्रेशर। और जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। देखो एक करंट की आपका, एक करंट है यहाँ आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, मान लो ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, और फिर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा, 2 इधर से आया, 2 इधर से, इधर 4 गया, इधर कितना गया, 4 एम्पियर गया। मान लो इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, और इधर से आ रहा है 3 एम्पियर। मान लो इधर से आपका निकल रहा है, तो ये टोटल कितना निकलेगा, आ कितना रहा है, इस नोड पर आ कितना रहा है, 1 2 और 3, 6 आ रहा है, और तब ये 6 के 6 इधर चला जाएगा। तो सामान्य तरीके से इसको आपने नॉर्मल आपका एल्जेब्रिक एडिशन से जोड़ लिया, तो ये क्या बनेगा, ये एक स्केलर है। करंट क्या है आपका, स्केलर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया न स्केलर है न वेक्टर है, वो एक प्रकार का टेंसर है। स्ट्रेस भी क्या है, एक प्रकार का टेंसर है, वो आप आगे बीटेक में उसके बारे में पढ़ोगे। अब अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो की आवश्यकता पड़ती है, तीर, ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तीर, एरो की आवश्यकता पड़ती है। एरो की जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो लेंथ ऑफ एरो होती है,
लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सपोज करो ये वेक्टर है कोई, तो उसकी जो ये उसको रिप्रेजेंट किया हमने एक एरो से, तो एरो की जो लेंथ होगी वो क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा। और एरो की जो आपकी ये नुकीली डायरेक्शन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये एरो हेड है, ये टेल है, तो एरो का जो हेड है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखो किसी वेक्टर को, जैसे मान लो वेक्टर ए आपको लिखना है, तो ए के ऊपर आप इस तरीके से ए के ऊपर एक आप एरो बना के लिख सकते हो, या ए के ऊपर सिंपली एक लाइन बना के लिख सकते हो, या ए को गाढ़ा करके भी लिखा जाता है बुक्स वगैरह में, एक ये भी आपका तरीका है। तो इन तीन तरीके से बेसिकली आप किताबों में देखते हो, या ए के ऊपर आपका एरो लगा देगा, ए के ऊपर बार लगा देगा, या ए को गाढ़ा करके लिखे, तो आप समझोगे कि ये ए वेक्टर की बात कर रहा है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर ए। अब वेक्टर ए में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है क्या? डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए से, मॉड ऑफ वेक्टर ए से वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। तो ये ए कैप इसका डायरेक्शन हो गया, और मॉड ऑफ वेक्टर ए ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो किसी एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए कैप, और ए कैप। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर हुआ। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर किया जाता है। चलिए आइए करते हैं। देखो आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे आप लोग कभी ग्राफ बनाए होगे ना, ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाए होगे, सेम उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, तो वेक्टर की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताता है, एरो का जो आपका हेड होता है, एरो हेड, वो क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है। सपोज करो कि इस तरीके से कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊं। मान लो ये जो एक स्पेस है ये आपका एक यूनिट है, ठीक है, और यूनिट क्या, मैं चलो किस चीज़ का एग्जाम्पल ले लूँ? न्यूटन ले लूँ, चलो 1 न्यूटन है, ठीक है। ये सब एक एक न्यूटन का खाना है। ये खाने कितने कितने के हैं भाई? एक एक न्यूटन के खाने हैं। कितने कितने के खाने हैं? एक एक न्यूटन के खाने हैं। और इस डायरेक्शन को हमने माना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया है, और अगर इस डायरेक्शन में कोई गया तो इसको हम मान लेंगे नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन की बात में कर दिया, और ये क्या कर दिया मैंने? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर दिया, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर दिया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में। अब अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर स्मॉल ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर स्मॉल बी है, मान लीजिए ये एक वेक्टर स्मॉल सी है, और ये एक वेक्टर स्मॉल डी है। अब वेक्टर ए बी सी डी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें बताना है। आइए बताते हैं। तो वेक्टर ए के लिए देखो, वेक्टर ए के लिए देखो, मैग्नीट्यूड इसका बता दो हमें, और इसका डायरेक्शन बता दो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो। तो वेक्टर ए का पहले मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर ए कहाँ है? ये देखो, एक यूनिट का एक खांचा है, दो आपका स्पेस है ना, दो खांचे हैं, तो दो खांचे में कितना हो गया? 2 न्यूटन का हो गया, 1 न्यूटन का ये, 1 न्यूटन का 2। देखो ये जो वेक्टर ए है ये एक एरोस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और एरो की जो लेंथ होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 यूनिट की, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 यूनिट। और जो एरो हेड उसके डायरेक्शन को शो करता है, तो इसका डायरेक्शन किधर है? प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन आप देखो, तो इसका आप देखो पहले कि मैग्नीट्यूड कितना है, कितना खाना? 1 2 3 खाना, 3 खाना मतलब 3 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो इसका हो गया 3 न्यूटन। अगर डायरेक्शन पूछूं मैं, डायरेक्शन, तो ये इसका एरो हेड किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको प्लस एक्स डायरेक्शन में लिख दिया। अगर वेक्टर सी का रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, लिखो कमेंट में, लिखो आप सबके सब कमेंट में लिखो, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखिए सब लोग। देखो लिखो, लिख लिए?
लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 2 3 खाना, तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया 3 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन किधर है, एरो हेड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका किधर हो जाएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में। अगर वेक्टर डी के बारे में पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, इसका डायरेक्शन बता दो, तो बता पाओगे आप सब? इसका भी कमेंट करके लिखिए आप लोग। वेक्टर डी के लिए कमेंट करिए आप लोग, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कमेंट करिए। वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कमेंट करिए सब लोग, करिए कमेंट। देखिए वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 खाना, तो 4 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपने समझा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा। अब हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग क्या समझेंगे अब, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, और एक छोटा सा क्वेश्चन आए तो कभी कभी उसमें गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन किसका हो, एंगल ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का कोण, दो वेक्टर के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर आपको पता करना है, दो वेक्टर के बीच का कोण, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लीजिए ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का कोण आपको बताना है। सपोज करो कि एक वेक्टर ये है, मान लो एक्स वेक्टर है, और ये वेक्टर है वाई, एक्स और वाई के बीच का एंगल बताना है। सपोज करो मान लो आपको इस तरीके से दिया है कि ये वेक्टर एम है और ये वेक्टर एन है, इनके बीच का एंगल बताना है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताना है, तो आपको बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना है। वो क्या है, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। उनके बीच का जो आपका डायरेक्शन है, उनके डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है, वही क्या होता है, एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का। तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पता करना है तो आपको क्या बताना होगा, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनके दिशाओं के बीच का कोण। जैसे देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल बताना है तो इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल बताओ। इसका डायरेक्शन इसमें, इसका डायरेक्शन इधर, इनके बीच का कोण ये मान लो थीटा। तो ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अगर एक्स एंड वाई के बीच का अगर आपको एंगल बताना हो, एक्स और वाई के बीच का एंगल बताना हो, तो एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, एक्स और वाई के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल हो डायरेक्शन का, तो इसका डायरेक्शन किधर है भाई, इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इनके डायरेक्शन के बीच का कोण आप बताओगे, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन ये दूं कि ये θ1 है, ये θ2 है, बताओ एक्स और वाई के बीच का कोण कौन सा होगा, बताओ एक्स और वाई के बीच का कोण कौन सा होगा। कमेंट करिए सब लोग, कमेंट करके बताइए कि एक्स और वाई, जो वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई के बीच का एंगल कितना होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो बताओ भाई एक्स की डायरेक्शन क्या है, एक्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, वाई की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, θ1। बच्चे θ2 लिख देते हैं और सब खराब कर देते हैं, ठीक है। चलो अगर m वेक्टर और n वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, आपको बताना है एंगल किसका, m और n के बीच में। सपोज करो मैं इसको दे देता हूँ अल्फा और इसको दे देता हूँ बीटा, ये एंगल आपका बीटा है और ये एंगल अल्फा है। बताओ भाई अल्फा होगा कि बीटा, बताओ भाई अल्फा होगा कि बीटा। तो मैंने क्या कहा है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो आपको बताना क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो बच्चा कहेगा सर इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर लेना है तो आप एंगल ये भी ले सकते हो और आप एंगल ये भी ले सकते हो। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है एंगल जो भी दो वेक्टर के बीच का लेना है 180 डिग्री से कम वाला लेना है, 180 डिग्री से कम वाला लेना है। तो 180 डिग्री से कम वाला कौन सा है, अल्फा। तो आप क्या लोगे, अल्फा। तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़,
एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल बताना तो आपको क्या निकालना है होगा, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन के बीच का क्या एंगल है ये बताना होगा। ठीक है, ये याद रखे तो सब कुछ ठीक ठाक कर ले जाओगे। और एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है, एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आपके सदिशों के प्रकार देखने चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और देखते हैं कि कितने टाइप आज हम लोग पढ़ पाते हैं इस वीडियो के इस पार्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला है आपका इक्वल वेक्टर, पहला क्या है आपका इक्वल वेक्टर। कोई भी वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, कोई दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हम कहेंगे वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं, आपस में कैसे हैं इक्वल वेक्टर हैं, उनको क्या कहोगे, इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। देखो इस पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे समझो, मैंने पुली वाला क्वेश्चन आपको कराया भी है लॉज ऑफ मोशन में। मान लो इस तरीके से ये पुली एक है, ठीक है, इधर मान लीजिए ये m1 मास है, इधर आपका मान लीजिए ये m2 मास है। ठीक है, इस तरीके से आपका m1 और m2, ये m2 मास है, और फ्रीली इसको छोड़ दिया गया मोशन के लिए, इस पुली को फ्रीली मोशन के लिए छोड़ दिया गया। तो आपको पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में ये जाएगा और ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपको देखो बताना क्या, दो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 बराबर एक्सेलरेशन ऑफ m2, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ m1 बराबर वेलोसिटी ऑफ m2। बताओ कौन सा सही होगा, पहला सही होगा कि दूसरा, बताओ पहला सही होगा कि दूसरा, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, बताइए, कमेंट करिए, बताइए। देखिए ध्यान समझिए, जब इसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगी वो इतने वेलोसिटी से नीचे आएगी, इसका जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इतना नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आपका वो है, वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जो m1 के मैग्नीट्यूड, m1 के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और m2 के एक्सेलरेशन का जो आपका डायरेक्शन है किधर है, नीचे है, नीचे के डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को बराबर कहने से, दो वेक्टर को इक्वल कहने से पहले आपको दो बातें चेक करनी पड़ेगी, क्या उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हाँ m1 और m2 मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू तो इक्वल है, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन उसके डायरेक्शन इक्वल है नहीं, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। m1 के मैग्नीट्यूड जो आपका एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन ऊपर है, m2 के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। इन द वेरी सेम मैनर वेलोसिटी ऑफ m1 अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ m2 डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होने से काम सिर्फ बनेगा नहीं, इसमें डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। तो ये दोनों आपके इक्वल वेक्टर नहीं हुए, तो आपका दोनों भी क्या होगा, गलत। वेलोसिटी अगर स्पीड कहता ना, स्पीड m1 m2 की सेम है तब बात सही होती, स्पीड सेम होता, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड तो भाई सेम ही है, स्पीड सेम, लेकिन वेलोसिटी कह देगा तो गड़बड़, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को चेक करने के लिए इक्वल है कि नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेक करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेक करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको देखकर दिखा दिया। ठीक है, दूसरा आपका जो टाइप है वेक्टर का, जो दूसरा वेक्टर का टाइप है वो है ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। देखो
दो वेक्टर को ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर तब कहोगे जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो? ठीक ऑपोजिट हो। जैसे आप समझो 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम और डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट, तो इसे आप क्या कहोगे? ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। जो तीसरा टाइप है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, देखो पैरेलल वेक्टर्स उन्हें कहते हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी। सपोज करो एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, एक वेक्टर है B, तो दोनों का आपका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, लेंथ आपकी दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन्हें हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। इन्हें हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हो? जब डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। चौथा क्या देख रहे हैं हम लोग? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि भाई इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B, वेक्टर A है और ये वेक्टर B, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होगी। जैसे वेक्टर A मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का है तो वेक्टर B आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इनका डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक है। इसे कहोगे आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ये पांचवा है, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स, देखो को इनिशियल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। सपोज करो कि एक वेक्टर है ये A और इसी पॉइंट से इनिशियल कर रहा हो, इनिशियल पॉइंट इसका भी यही हो, वेक्टर B का, तो वेक्टर A और B को कहोगे को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर A और B को कहोगे को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर A और B को कहोगे को इनिशियल वेक्टर। ये क्या हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? को लीनियर वेक्टर्स, आइए देखते हैं हम लोग को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए जब वेक्टर्स के द्वारा बने गए किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, वेक्टर्स के द्वारा बनाए गए एरिया जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर्स और उनका एरिया क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उन वेक्टर्स को आप कहोगे कोलीनियर वेक्टर। उसे क्या कहोगे? कोलीनियर वेक्टर। उसे क्या कहोगे आप? कोलीनियर वेक्टर कहोगे। आप लोग मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़े होंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो दोज वेक्टर्स जिनका कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर कितना होगा? 0, ठीक है। तो जैसे मान लो वेक्टर A है और वेक्टर B है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर A और वेक्टर B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए, वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वेक्टर A एंड वेक्टर B
कोलीनियर है। क्या है? कोलीनियर। कभी कभी आपको चेक करने के लिए आता है, कभी कभी पूछता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बताइए कोलीनियर है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो आपका वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? जीरो। तब आप कहोगे कि दोनों क्या है? कोलीनियर है। वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलीनियर। अब हम लोग देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, तो ये तो एरिया से काम आ गया। अब हम लोग कोप्लेनर वेक्टर देखते हैं। देखो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जिनका वॉल्यूम जीरो होता है, जिनके प्लेन्स को मिलाने पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, उससे कहते हो आप कोप्लेनर वेक्टर्स। उसे आप क्या कहते हो? कोप्लेनर वेक्टर्स। चलिए देखते हैं हम लोग, सातवां है ये, सातवां कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है भाई? कोप्लेनर वेक्टर्स जिनका वो वेक्टर्स जो विच लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है, वेक्टर्स लाइज इन अ सेम प्लेन एंड वॉल्यूम ऑफ वेक्टर्स ऑफ थ्री वेक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ थ्री वेक्टर्स, वॉल्यूम निकालना है, थ्री वेक्टर्स उसमें लगेंगे, थ्री वेक्टर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। तीन वेक्टर का जब वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ए डॉट बी डॉट सी प्रोडक्ट ना लगाते थे आप मैथ्स में पढ़े होंगे ये सब चीज़ को ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो जब वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो उन वेक्टर्स को आप क्या कहते हो? कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हो। उन्हें आप क्या कहोगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। देखो नल और जीरो वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी क्यों? सपोज करो मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो ये 20 kg का है, कोई 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है और 5 न्यूटन का एक इंसान फोर्स इधर लगा रहा है। बताओ ब्लॉक किधर जाएगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? या ये बता दो कि नेट फोर्स इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है? नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है? बताओ भाई, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो, क्योंकि 5 इधर 5 इधर, बैलेंस हो गया। 5 न्यूटन प्लस एक्स डायरेक्शन में प्लस न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स हो गया? जीरो हो गया। तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई जीरो वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड आप क्या कर दोगे? जीरो है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है? डिफाइन नहीं हो पाता। डायरेक्शन क्या होता है? डिफाइन नहीं हो पाता, क्योंकि वो आप सिर्फ डॉट बना के छोड़ दो ना, एरो तो बना नहीं पाओगे। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होता है। डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? नॉट डिफाइंड, तो उसे आप कहते हो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि पोलर वेक्टर क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं पोलर वेक्टर क्या होता है। पोलर वेक्टर, आइए देखते हैं हम लोग पोलर वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सियल वेक्टर को। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स। देखो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? जब आप वेक्टर्स को थीटा और आर के टर्म में रिप्रेजेंट करो, जब वेक्टर को आप थीटा और आर के टर्म में रिप्रेजेंट करो, मान लो ये आपका आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है और वो थीटा एंगल पे है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स को आप कहते हो पोलर वेक्टर्स। अगर बात करें एक्सियल वेक्टर की, एक्सियल वेक्टर, देखो एक्सियल वेक्टर बहुत जगह यूज होता है। एक्सियल वेक्टर आपका बहुत जगह यूज होता है। एक तो आपका यूज होता है ये सर्कुलर मोशन में। कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? सर्कुलर मोशन में यूज होता है। और कहाँ होता है भाई? और कहाँ होता है? उसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद जो एक्सियल वेक्टर का यूज होता है वो आपका यूज होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। आपका इवन ये मैग्नेटिज्म में भी यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? मैग्नेटिज्म, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, ये सब जगह आपका यूज होता है, ठीक है। देखो होता क्या है एक्सियल वेक्टर? सपोज करो ये एक कोई आपका एक पाथ है, ठीक है, एक आपका पाथ है और ये पाथ मान लीजिए अर्थ का है। अर्थ, EARTH, अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अबाउट, सन के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लो किसी समय वो इस पोजीशन में था अर्थ और वो कुछ घूमते घूमते कुछ देर में आ गया इस पोजीशन पे, अर्थ आ गया, अर्थ इस पोजीशन पे आ गया। अर्थ पाइप बढ़ेगा घटेगा नहीं, छोटा ही बना लो, ठीक है। अर्थ इस पोजीशन में आ गया तो अर्थ घूमा कितना? मान लो ये थीटा डिग्री घूमा, थीटा डिग्री, और थीटा की वैल्यू मान लो हम लोग ले लेते हैं 5/8, मान लो π/8 ले, π/8 डिग्री ये घूमा।
लेकिन अब इसका जो रोटेशन शो किया जाता है, दिखाया जाता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड दिखाया जाता है। किसके अराउंड? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अर्थ का वो ये है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। और इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा कि पाई बाई 6 एन कैप ये आपका होगा एक्सियल वेक्टर। तो जब आपका रोटेशनल मोशन होता है या इस तरीके का मोशन होता है तो वहाँ पर आपका रोटेशन इस तरीके से न दिखाकर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर दिखाया जाता है, उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। अब जैसे आपका आप समझ लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब क्या है? ये सब आपके एक्सियल वेक्टर है। ये सब के सब क्या है? आपके एक्सियल वेक्टर है। ये सब के सब क्या है? आपके एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे उसके इस पोर्शन में हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। नेक्स्ट पोर्शन में इसके हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।